अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं है। नॉट कम्यूटेटिव मतलब कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक्चुअली ए क्रॉस बी is equal to minus of b cross a। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं पर ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी ही आएगा, उसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। सेल्फ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। कोलिनियर का मतलब होता है या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन 180 की भी जीरो होती है। इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर के बराबर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हो या सेम डायरेक्शन में, तो वी विल गेट अ नल वेक्टर। फोर्थ प्रॉपर्टी यहीं से आती है, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर। सेल्फ का मतलब एंगल 0 डिग्री हो जाता है। जैसे आप लिखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस विल बी अ नल वेक्टर क्योंकि एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो इसे हम यूनिट ऑक्टोगोनल वेक्टर्स के भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ऑल विल बी नल वेक्टर। अब डॉट में देखते थे तो वन होता था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वन होते थे, पर क्रॉस में सब जीरो हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is maximum when vectors are perpendicular to each other। मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा तब मिलेगा जबकि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बाकी उसकी वैल्यू 1 से कम ही रहती है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा तब होता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। फिर हम देखें जैसे आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा क्योंकि 90 के एंगल पर है, और आई कैप और जे कैप दोनों के मैग्नीट्यूड भी 1 होते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। डायरेक्शन इसका आएगा जेड एक्सिस के अराउंड, राइट हैंड थंब रूल से आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अराउंड। तो आई क्रॉस जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, सो इट विल बी रिटन एज के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के, आई कैप, के क्रॉस आई, जे कैप। इसको हम एक सर्कल बना के याद रख लेते हैं, आई कैप
जे कैप के कैप, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो आई क्रॉस जे विल बी के, जे क्रॉस के विल बी आई, एंड के क्रॉस आई विल बी जे। अगर इस सर्किल पे हम क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चले तो सब नेगेटिव में हो जाएंगे। जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7। जैसे ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में लिखे हैं। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसको हम देखें तो ये सीधे सीधे वाले तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। क्रॉस वाले सारे टर्म आएंगे। जैसे ये आएगा ए एक्स बी वाई के कैप, आई क्रॉस जे इज के। फिर आएगा ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप, फिर ए वाई बी एक्स माइनस के कैप, फिर ए वाई बी जेड आई कैप, फिर ए जेड बी एक्स जे कैप, एंड देन ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। अब हम इसमें आई कैप जे कैप के कैप को अलग अलग लिख लेते हैं। तो आई कैप के साथ क्या आ गया, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई। जे कैप वाला एक ये है, एक ये है, इसमें से माइनस जे कैप कॉमन ले लेते हैं। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और फिर प्लस के कैप। इसके लिए ये वाला टर्म है और ये वाला है। ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हमने आई जे के टर्म्स जो है वो सेपरेट कर लिए हैं। अब ये सारे टर्म्स मिलकर के एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये हमारा डिटर्मिनेंट बन जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सब जानते ही है। आई कैप का कोफिशिएंट निकलना है तो आई कैप की रो और कॉलम छुपा लेते हैं और बचे हुए में हम तलवार रूल अप्लाई करते हैं। तलवार रूल का मतलब ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये वाला टर्म आ जाता है। फिर जे कैप के लिए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, के कैप के लिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ए वेक्टर दे दिया जाता है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो हम ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के 1 2 3 2 3 4। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई कैप के लिए आएगा 8 माइनस 9 माइनस 1 हो गया। फिर जे कैप के लिए 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया। फिर के कैप के लिए 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो सिंपली था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और वेक्टर प्रोडक्ट जब भी निकालना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सबको पता ही है। इज इट क्लियर टू यू? अब देखिए
प्रॉपर्टी नंबर 8, ये हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है। इन वेक्टर्स को लेकर के एक ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, बी साइन थीटा। अब ट्राइंगल का एरिया सब जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस लेंथ इसकी ए हो गई, हाइट हो गई बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ए क्रॉस बी। तो एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड हो तो उसका एरिया हम निकालेंगे किस फॉर्मूले से, हाफ ए क्रॉस बी। अब मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी वेक्टर्स हैं, तो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन हो गया, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी ए क्रॉस बी। तो ट्राइंगल का निकालना है तो हाफ ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम का निकालना है तो ए क्रॉस बी। अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, इस वाले डायगोनल को D1 बोल दिया, इसको D2 बोल दिया। तो D1 डायगोनल हमारा कौन सा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और D2 डायगोनल कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमने दो वेक्टर्स लिख दिए ए और बी के टर्म्स में D1 D2। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ बी कट जाएगा, ए कितना आ जाएगा, D1 प्लस D2 बाय 2। फिर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए कट जाएगा, बी कितना आ जाएगा, D1 माइनस D2 बाय 2। अब हम एरिया पैरेललोग्राम का निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। तो ये लिख लिया हमने, ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, तो 1/4 बाहर आ गया, D1 प्लस D2 क्रॉस D1 माइनस D2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म आएगा D1 क्रॉस D1, ये तो नल वेक्टर हो गया, है ना। ऐसे D2 क्रॉस D2 भी नल वेक्टर हो जाएगा। फिर एक वेक्टर अब बचेगा D2 क्रॉस D1, और एक आएगा माइनस का D1 क्रॉस D2। अब माइनस का D1 क्रॉस D2 हम लिख सकते हैं प्लस का D2 क्रॉस D1, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लिख सकते हैं हाफ D2 क्रॉस D1। तो अगर आपको किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हैं और एरिया पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ D2 क्रॉस D1। अगर दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी है तो ए क्रॉस बी, हाफ नहीं आता उसमें, फिर ए क्रॉस बी। और ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फिर हाफ ए क्रॉस बी।
अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा एक वेक्टर ए है, फिर एक बी वेक्टर है, फिर एक सी वेक्टर है, ये तीन वेक्टर्स ले लिए मैंने, है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इनमें से दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, उसका तीसरे के साथ स्क्वायर है, तो फिर इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए इसको लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट आई जे के बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये हमने बी क्रॉस सी लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका इसके साथ डॉट करेंगे, तो आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, तो इस ए एक्स के साथ क्या बचेगा, बी बाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। तो फिर ये एक और डिटर्मिनेंट बन जाता है, जिसकी फर्स्ट वाली रो में आई जे के की जगह क्या आ जाते हैं, ए एक्स ए बाई ए जेड, फिर सेकेंड वाले में बी एक्स बी बाई बी जेड, फिर सी एक्स सी वाई सी जेड, है ना। ऑब्वियसली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, तो आई जे के खत्म हो गए। तो अब आप जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, तो सबसे ऊपर वाली रो में ए एक्स ए बाई जेड, फिर बी एक्स बी बाई बी जेड, फिर सी एक्स सी बाई सी जेड, जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में आ जाते हैं। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये भी एक डिटर्मिनेंट बनेगा, जिसमें सबसे पहले बी एक्स बी बाई बी जेड, फिर सी एक्स सी बाई सी जेड, फिर ए एक्स ए बाई ए जेड, ये भी हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। फिर ऐसी अगर मैं लिख दूं सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा सी एक्स सी बाई सी जेड, ए एक्स ए बाई ए जेड, बी एक्स बी बाई बी जेड। तो ये सारे ही टर्म जो है ये क्या कहलाते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सॉल्व इस डिटर्मिनेंट को वैसे ही करना है बिल्कुल जैसे हम वहां पे कर रहे थे, बस फर्क क्या आ गया कि आई जे के की जगह ए एक्स ए बाई जेड या बी एस बी बाई बी जेड वो रख देंगे आप, तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखें कि यहाँ पे एक बात लिखी मैंने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स इज जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स इज जीरो। कोप्लेनर मतलब कि तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब जैसे ए बी सी तीनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उनमें से किसी दो का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो जेड एक्सिस के कोलिनियर आएगा। ए बी सी तीनों कौन से प्लेन में मान लिए मैंने, एक्स वाई प्लेन में, तो मैंने निकाला ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी एक्स वाई प्लेन में आएगा या जेड एक्सिस के कोलिनियर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो तीसरे वाले वेक्टर यानी सी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसलिए डॉट कितना हो गया, है ना। ऐसी अगर आप बी क्रॉस सी करोगे तो ए के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ए उसी प्लेन में है जिसमें बी और सी है। तो ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन आ जाती है कि तीन कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब देखिए ये मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, है ना, और ये कह दिया गया है कि ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। तो एक्स कितना होगा ये कैलकुलेट करिए। मतलब जैसे हमने कोप्लेनरिटी की कंडीशन आई तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब उसमें हम किन्हीं भी किसी को भी सबसे ऊपर वाले रो में लिख सकते हैं, किसी को भी मिडिल में, किसी को भी नीचे, सब जीरो होने चाहिए। इजी अप्रोच यह है कि जिसमें अननोन है उसको सबसे ऊपर वाली रो में लिख लो। तो एक्स थ्री माइनस वन, फिर हम ए को लिख लेते हैं वन वन माइनस थ्री, फिर माइनस टू वन फाइव, इस पूरे को जीरो रखना। तो एक्स का कोफिशिएंट आप देखेंगे तो फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा, फिर माइनस थ्री आएगा और यहाँ करेंगे तो फाइव माइनस सिक्स माइनस वन हो गया, और माइनस पहले से होता है, फिर प्लस थ्री हो गया। फिर इसके लिए करेंगे तो वन प्लस थ्री कितना आएगा, वन प्लस टू थ्री आएगा, और यहाँ माइनस वन, फिर माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स इक्वल्स जीरो। तो कंडीशन ये कोप्लेनरिटी की है, इस तरीके से सॉल्व करके जो अननोन दिया होगा वो आप निकाल लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कल मैंने केसेस बता दिए थे आपको, जिसमें कि हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम का केस सीख लिया था और लॉरेंस फोर्स का केस सीख लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है। तो दिस कंप्लीट्स योर रैपिड रिवीजन ऑफ वेक्टर्स। कोई डाउट हो वेक्टर्स में तो आप पूछ लीजिए, मॉड्यूल का, डीपीटी का, टेस्ट का, कोई भी डाउट अगर बचा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी है किसी के पास कोई डाउट? अभी नहीं है तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स, न्यू चैप्टर इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पहली बात करेंगे बच्चे लोग रेस्ट एंड मोशन। if the position of a body is different at different instants of time according to an observer, then the body is in motion with respect to that observer, otherwise at rest। मोशन स्टडी करना है, काइनेमेटिक्स मतलब ये जो पूरा मैकेनिक्स का हमारा पोर्शन है, इसमें हम मोशन के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात मैं रेस्ट और मोशन डिफाइन कर रहा हूँ।
कि अगर पोजीशन किसी बॉडी की एक ऑब्जर्वर के हिसाब से डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम पे डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी मोशन में है। अगर ऐसा नहीं है, अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम पे पोजीशन एक ही रहती है, तो फिर बॉडी कैसी है, रेस्ट पर। तो ऑब्जर्वर का मेंशन करना नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बॉडी अगर एक ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट पे है तो हर किसी के हिसाब से रेस्ट पे हो। जैसे कि आप कहते हैं कि एक ट्री है रोड साइड पे, उसको एक पर्सन देख रहा है, वो खुद रेस्ट पर है, सड़क किनारे खड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो ट्री भी कैसा है, रेस्ट पर है। पर अगर मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जो कि मूविंग बस में बैठा है और वो उस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो ट्री रेस्ट पे है कि मोशन में है, मोशन में है। तो जो मोशन है या रेस्ट है वो रिलेटिव टर्म है, तो उसके लिए ऑब्जर्वर का मेंशन करना कंपलसरी है। अब जैसे सन है, तो अर्थ से बैठ करके सन को हम देखें तो सन रेस्ट पे है कि मोशन में है, मोशन में है। अर्थ से देखें तो सन मोशन में है भाई, सनराइज होता है, सनसेट होता है दोपहर के 12 बजे से। पर एक्चुअली अगर हम ऐसी किसी जगह से देखें जो खुद रेस्ट पर हो, तो वहां से सन हमें कैसा दिखेगा, रेस्ट पे। तो जो हमारे पास अर्थ है वो चूंकि खुद मोशन में है, इसलिए ऐसा अपियर होता है कि सन मोशन में है। पर एक्चुअली सन मोशन में नहीं है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है वो रेस्ट पर है। तो हम अपने यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें रेस्ट पर है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। अब देखिए मोशन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। मोशन कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग थ्री वेज। पहला है कि जैसे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक मूव कर रहा है, या एक बॉल है फ्री फॉल कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ 1D मोशन। फिर अगर हम कहते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, या फिर कोई बॉडी है उसको हमने किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। इस तरह के मोशन एक प्लेन में होते हैं। ये जैसे एक्स वाई प्लेन है, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन, बिकॉज इट हैपन इन अ प्लेन, है ना। 1D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 2D मोशन प्लेन में होता है। फिर तीसरा मोशन हेलिकल पाथ है ना। ये जो पाथ मैंने यहाँ पे बनाया है इसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स, है ना। कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करने के साथ साथ ऊपर भी बढ़ता जा रहा है, तो ये मोशन 3D मोशन हो गया क्योंकि तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो ये तीन तरीके से किसी पार्टिकल का मोशन हो सकता है, 1D, 2D एंड 3D। यहाँ पे अभी हम इनिशियली काइनेमेटिक्स में 1D मोशन की बात करेंगे। फर्स्टली we consider 1D motion for which we need information about following physical quantities। 1D मोशन के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। पहली क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ पाथ covered by
a body is called distance, and a vector joining initial to final position is called displacement. जो बॉडी पाथ कवर करती है उसकी जो लेंथ होती है उसे तो हम बोलते हैं डिस्टेंस, और जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक वेक्टर ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस होता है, दिस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है और मीटर के बराबर होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक बात? अब आप ये नोट्स बनाते जाइए, है ना, काइनेमेटिक्स के नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। अब देखते हैं इसमें एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, डिस्टेंस may be greater than or equal to the magnitude of displacement। मतलब कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा भी हो सकता है पर कम नहीं हो सकता है। ये बात सही है कि नहीं? अगर कोई बॉडी कर्व पाथ से मूव कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रही है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पे चले बॉडी और डायरेक्शन चेंज ना करे, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होंगे कि सेम हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कम कभी नहीं हो सकता है, मतलब डिस्टेंस इज द, या ये डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। ये बात 100% ट्रू है। हाँ? अब मैंने बोला फॉर अ मूविंग बॉडी distance can never be zero, but displacement may be zero। मैंने बोला फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। ट्रू और फॉल्स? 100% ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम 1st January to 31st December 2024, what was the displacement of our earth? 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक हमारे अर्थ का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 2πr। डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 2πr। तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कंडीशन यह है कि जिस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो उस टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो फिर तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं हो सकता। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर उसके साथ कंडीशन है कि जिस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है उस टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी क्या करनी चाहिए?
कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। ये बात भी 100% ट्रू है। अब मैंने कहा फॉर गिवन इनिशियल एंड फाइनल positions, displacement is single value but distance is infinite value। ये बात सही है कि नहीं? फॉर गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब इनिशियल फाइनल फिक्स है और पाथ बॉडी के इन्फिनाइट हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो तो इन्फिनाइट वैल्यूड होगा, पर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे आप आगरा से दिल्ली, आगरा टू दिल्ली, आप कितने भी रास्तों से जा सकते हैं। आगरा से दिल्ली के लिए आप ये NH2 ले सकते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे ले सकते हैं, अलीगढ़ से होकर के जा सकते हैं, बाय एरोप्लेन जा सकते हैं, यमुना से नाव में जा सकते हैं, है ना? इन्फिनाइट पास आर पॉसिबल। तो डिस्टेंस तो सब पास के लिए अलग अलग हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहा? तो ये बात भी 100% ट्रू। अब मैंने कहा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन never be negative but displacement may be negative। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे आपने कहा कि पार्टिकल है, उसकी इनिशियल पोजीशन है 10 i कैप, फाइनल पोजीशन है 5 i कैप, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल से, इट विल बी -5 i कैप। पर डिस्टेंस बोलेंगे तो +5 ही आएगा अगर पार्टिकल सीधे 10 से 5 पे गया है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। फिर हम ये बोले, नोट इट डाउन। अब ये पॉइंट्स हो जाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुड आई चेंज द पेज? Distance can never be a decreasing function of time, but displacement may be a decreasing function of time। अब मैंने लिखा कि डिस्टेंस जो होगा दैट कैन नेवर बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। इस बात का मतलब यह है कि टाइम के साथ डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, हो सकता है। जैसे आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल जब असेंड कर रही है तो उसका डिस्टेंस भी टाइम के साथ बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। फिर बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, वहां पे फॉर अ मोमेंट रुकने के बाद वापस आई, तो जब डिसेंड कर रही होगी उस समय उसका डिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता।
पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा होगा, डिक्रीज। तो ये बात भी 100% ट्रू है कि किसी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने आपको बताया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ड्रंकर्ड moves 5 steps forward, then 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and time taken in each step is 1 second. Find after how much time he will fall into a ditch which is at a distance of 11 meters from starting point. ना एक ड्रंकर्ड है ना, वो 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, ऐसे ही चलते हैं शराबी। तो ये जो आपके पास पर्सन जहाँ से चलना शुरू करता है, वहाँ से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है ना। तो कितनी देर के बाद गड्ढे में गिर जाएगा, ये आपको बताना है। ये तो कन्फर्म है कि गिरेगा, कितने समय के बाद गिरेगा ये बता। ड्रंकर्ड है, गिरेगा तो है ही। नो। अब इसमें क्या है कि मतलब जैसे इसने चलना यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से ये पहले जाएगा 5 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 8 स्टेप्स चलेगा और उसमें आगे बढ़ेगा 2 मीटर। तो यहाँ पे तो था t=0 पर, फिर 8 सेकेंड में यहाँ से 2 मीटर आगे पहुँचेगा, फिर 16 सेकेंड्स में और 2 मीटर आगे पहुँचेगा, फिर 24 सेकेंड में और 2 मीटर आगे पहुँचेगा। तो 24 सेकेंड पे स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे पहुँच चुका, 6 मीटर, है ना। अब जो डिच है वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर पे है। तो अब यहाँ से कितनी दूरी पे बची, 5 मीटर। इसके बाद जब वो 5 स्टेप चलेगा तो गिर जाएगा, फिर तो वापस आएगा ही नहीं। ठीक, 6 पे पहुंचने के बाद जब 5 स्टेप चलेगा तो ही विल फॉल इनटू द डिच, तो फिर वापस कैसे आ पाएगा। इसलिए 24 के बाद कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड और लगेंगे। ये गिरेगा कितने टाइम पे, 29 सेकेंड। इज इट क्लियर टू यू।
एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये फिगर बनाएंगे। A particle goes from A to B along the path A, B, C, D. Full stop. D is the midpoint. D is the midpoint of CE. D is the midpoint of CE. Full stop. Find the magnitude of displacement of the particle.